गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नवीं कक्षा का नवा अध्याय शुरू करेंगे जिसका पाठ है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। इसमें आप किताब में देखेंगे कि कई आकृतियां दी गई हैं जिनका जो है क्षेत्रफल बराबर होगा अगर आकृतियां सर्वांगसम होंगी। आप अपना किताब खोलकर उसमें पेज नंबर 184 पर देख सकते हैं। दूसरा पैराग्राफ जो है उसकी दूसरी लाइन से दो आकृतियां सर्वांगसम कही जाती हैं यदि उनके आकार और माप समान हो। हम सर्वांगसम त्रिभुजों के बारे में पढ़ चुके हैं और दो समांतर चतुर्भुज भी सर्वांगसम हो सकते हैं यदि उनकी भुजाओं का माप बराबर हो, दो वर्ग बराबर हो सकते हैं और जैसे अपने कॉपी के पेज होते हैं तो ये सब भी सर्वांगसम है, एक दूसरे के बराबर है, एक जैसे ही है आकृति में। तो अगर दो आकृतियां सर्वांगसम हैं तो उनका आकार और माप बराबर होता है। या फिर हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में दो आकृतियां ए और बी सर्वांगसम है तो वो बिल्कुल एक जैसी ही होंगी। अगर हम उसमें से एक को दूसरे के ऊपर रख दें तो पूरी तरह से ढक लेंगी। जैसे कॉपी के पेज हैं और अगर आप 5-5 रुपए के सिक्के लेते हैं एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो एक ही आकार के होते हैं, वो एक दूसरे को ढक लेते हैं, अतः वह सर्वांगसम आकृतियां हैं। और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अगर दो आकृतियां सर्वांगसम हैं तो वह जितनी ही जगह घेरेंगी, जैसे 5 रुपए का सिक्का है एक के ऊपर एक रखेंगे तो वह एक जितनी ही जगह घेरती हैं। तो इस तरह की आकृतियां जो बराबर होती हैं हर तरह से आकार में, वो एक ही जितनी जगह घेरती हैं तो जगह घेरने को हम बोलते हैं क्षेत्रफल, अर्थात उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। जैसे कॉपी के पेज हैं, ये सब एक ही आकार के हैं तो इनका क्षेत्रफल बराबर होगा क्योंकि आयत के आकार के हैं और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इनमें से हर एक की लंबाई और चौड़ाई बराबर है आपस में, तो इन सब का क्षेत्रफल बराबर होगा। और जो 5 रुपए के सिक्के हैं उनको भी हम देखते हैं कि एक दूसरे को ढक लेती हैं तो वो उनका भी क्षेत्रफल सबका बराबर होगा। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आकृतियां सर्वांगसम है तो उनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। अच्छा, अभी अगर आपको कोई दो आकृतियां दी हुई हैं, मान लो दोनों आकृतियों को जोड़ दिया गया है, जैसे कोई गुब्बारे की आकृति हो जिसमें ऊपर से फूला हुआ भाग हो और नीचे से भी कुछ थोड़ा सा फूला हुआ भाग हो। अब उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे तो उसके लिए हम देखते हैं। यहाँ आप देखते हैं यह एक आकृति है 9.3 जिसमें यहाँ पर P आकृति है और इधर Q आकृति है। थोड़ा गोल जैसा ही, मतलब वृत्त जैसा ही लग रहा है पर इनको यहाँ से जोड़ दिया गया है और पूरी आकृति को नाम T दे दिया गया है। तो इस तरह की स्थिति में हम P आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं, Q आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं और उन दोनों को जो है हम जोड़ देते हैं। तो इस तरह से हमारे को जो है पूरी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। यही बात जो है वो आगे भी समझाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि A और B दो सर्वांगसम आकृतियां हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। क्षेत्रफल को हम दिखाते हैं AR से, AR A का और AR B का बराबर होगा। AR अर्थात एरिया, इंग्लिश में क्षेत्रफल को बोलते हैं एरिया। हम कह सकते हैं यदि दो आकृतियां सर्वांगसम हैं तो उनका क्षेत्रफल भी बराबर होता है। और इसके नीचे दूसरा पॉइंट दिया गया है, यदि एक आकृति T द्वारा निर्मित क्षेत्र दो आकृतियों P और Q द्वारा निर्मित अनातिव्यापी तलीय क्षेत्रों से मिलकर बना है तो एरिया T अर्थात T का क्षेत्रफल जो है वो बराबर होगा P का क्षेत्रफल और Q का क्षेत्रफल। तो P और Q दोनों के क्षेत्रफलों को जोड़कर हम T का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कुछ अन्य उदाहरण। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ आकृतियां हैं, ये जैसे समांतर चतुर्भुज जैसे दिख रहा है DCFE, परंतु उसके आगे एक और आकृति है DCBA।
ये दोनों एक ही आधार पर हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इनका आधार दोनों का DC है, परंतु ये आकृतियां अलग अलग हैं। तो ये ऐसी आकृतियां हैं जो एक ही आधार पर हैं, परंतु समांतर रेखाओं के बीच में नहीं है। दो समांतर रेखाओं के बीच में नहीं है, अर्थात इसकी ऊंचाई कम है, इसकी ऊंचाई ज्यादा है। तो बिल्कुल बरोबर समांतर रेखाओं के बीच में आती तो उनको हम कहेंगे एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच की आकृतियां। इसी तरह से आप दूसरी आकृति देख सकते हैं SRNM। ये भी जो एक ही आधार पर है, परंतु समांतर रेखाओं के बीच में नहीं है। ये SRQP वो अलग कुछ आकृति बना रही है, आधार दोनों में सेम है। तीसरे में देखेंगे आप दोनों आकृतियों में जो है BC ही आधार है, परंतु जो है एक का शीर्ष D है, तो DBC है और ABC है। तो दोनों एक ही आधार पर हैं, परंतु समांतर रेखाओं के बीच में नहीं है। यहाँ पर चौथी आकृति में भी जो है वो DC जो आधार है, वहाँ पर दोनों आकृतियाँ स्थित हैं, परंतु आकृतियाँ अलग हैं। PDC और DCBA ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच में नहीं है। आगे हम कुछ ऐसी आकृतियों के बारे में चर्चा करेंगे जो समान रेखाओं के बीच में स्थित होंगी, समान आधार पर स्थित होंगी और समांतर रेखाओं के बीच में स्थित होंगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ आकृतियाँ हैं, ये DCFE और ये है एक समांतर चतुर्भुज, सेम आधार CD पर है, और ये है DCBA समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, अर्थात एक ही समांतर रेखा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और आधार सेम है। ये ऐसी आकृतियां हैं जो एक ही आधार पर स्थित हैं और दोनों सेम समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। यह आकृति भी ऐसे ही है। SRNM एक समांतर चतुर्भुज है और दूसरी SRQP एक ही आधार पर स्थित है और दोनों समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं। यह आकृति देखेंगे, दोनों त्रिभुज हैं, BCD और BCA दोनों CBC आधार पर स्थित हैं और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं। चौथी आकृति के बारे में ध्यान देंगे, एक ही आधार CD पर है स्थित और समांतर रेखाओं के बीच में है, एक त्रिभुज है DCP और दूसरा है DCBA। तो ये दोनों एक ही आधार पर हैं और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं। तो अब हम देखेंगे कि ऐसी आकृतियों का क्षेत्रफल जो है वो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक आकृति है, दो आकृतियां हैं, दो त्रिभुज हैं QRD और QRP जो एक ही आधार पर है, परंतु जो एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित नहीं है। दूसरी आकृति में एक ही आधार है, परंतु अलग अलग समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। दो आकृतियां, यह जो है एक ही आधार पर है DC पर, परंतु यह एक आकृति है DCFE जो इसी आधार पर है और DCBA यह भी एक ही आधार पर है। तो यहाँ पर ये दोनों आकृतियां जो एक ही आधार पर हैं तथा EFBA के बारे में अगर आप विचार करेंगे ऊपर वाले समांतर चतुर्भुज के बारे में, तो यह इनसे कुछ अलग है, उसी आधार पर नहीं है और उन्हीं समांतर रेखाओं के बीच में नहीं है। आइए कुछ और देखते हैं हम। यहाँ पर एक आकृति है एक त्रिभुज की, BC आधार पर बना हुआ है और समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। BC आधार पर एक त्रिभुज है BCA और दूसरा है BED जो स्थित तो दोनों समांतर रेखाओं के बीच में, पर इनका आधार सेम नहीं है। एक का आधार BC है और दूसरे का आधार BE है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आप कोई भी दो आकृतियां देख रहे हैं जो समान आधार पर नहीं है, परंतु यह त्रिभुज BAC वो और PSRQ
ये समांतर चतुर्भुज इन्हीं दोनों समांतर रेखाओं के बीच में है, पर इनका आधार समान नहीं है। तो इसमें हमने क्या देखा कि कौन सी आकृतियां जो हैं वो एक ही आधार पर स्थित हैं। दूसरे में हमने देखा एक ही आधार और दोनों समांतर रेखाओं के बीच स्थित आकृतियां। तीसरे में हमने देखा कुछ आकृतियां जो एक ही आधार पर हैं परंतु समान समांतर रेखाओं के बीच में नहीं है। यहाँ हमने देखा कुछ आकृतियां जो समान समांतर रेखाओं के बीच में है परंतु उनका आधार समान नहीं है। ठीक है, अब हम करेंगे प्रश्नावली 9.1। इस सेशन में हम इतना ही करते हैं।